अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप या जिसको हम CRO भी कहते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले हमने थर्मोनिक एमिशन और इन्वेस्टिगेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वीडियोस ऑलरेडी की हुई हैं। आप उन वीडियोस को लाजमी देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक भी दूंगा, क्योंकि उन वीडियोस को देखने के बाद आपको कैथोड रे ऑसिलोस्कोप या जिसको CRO भी कहते हैं इसकी अच्छी तरह से समझ आएगी। इसमें प्रोसेस क्या होता है, ये बेसिकली थर्मोनिक एमिशन और इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमने बताया था आपको, उसके जैसा ही कुछ हो रहा है यहां पे। यानी आप ये समझिएगा कि वो इसकी बेस है जिसको समझने के बगैर आपको ये वाला टॉपिक समझना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो है, सबसे पहले देखते हैं इसका नाम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप या CRO क्यों है। कैथोड रे जो बेसिकली है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैथोड रेज को यानी जो कैथोड रे हैं ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, और ऑसिलोस्कोप जो है ये वेव शेप यानी जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनसे जो वेव शेप हम ड्रॉ करेंगे उसको बोलते हैं ऑसिलोस्कोप। सिंपली अगर मीनिंग देखा जाए तो हमारे पास कैथोड रे ऑसिलोस्कोप या CRO जिसको हम कह रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करके हम वेव शेप इससे बनाएंगे। कैसे इसका प्रोसेस होता है इसको आगे चल के हम बताते हैं। अब इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि इसको डिफाइन कैसे करते हैं। इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू डिस्प्ले मैग्नीट्यूड ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल या वोल्टेज और करंट में जो उसकी मैग्नीट्यूड के अंदर चेंज आता है, उसकी वैल्यूज के अंदर जो चेंज आता है वो हम देखते हैं CRO की मदद से। हम वीडियो के लास्ट में इसके यूजेस भी आपको बताने वाले हैं, तो इसलिए आप मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अब बात करते हैं मोड ऑफ डिस्प्लेइंग। इंफॉर्मेशन आर डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन ऑफ कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब की स्क्रीन के ऊपर हमें क्या शो होनी है, हमें इंफॉर्मेशन शो होनी है। इन्हीं जब इलेक्ट्रॉन जो है उनसे जो वेव फॉर्म हमारे पास हासिल होनी है तो वो बेसिकली स्क्रीन के ऊपर हासिल होगी। अब अपीयरेंस ऑन स्क्रीन जो है या अपीयरेंस ऑफ स्क्रीन जो है, स्क्रीन अपीयर एज सर्कुलर और रेक्टेंगुलर विंडो यूजली विद अ सेंटीमीटर ग्राफ सुपर इम्पोज्ड ऑन इट। यानी जो इसकी स्क्रीन है वो किस तरह की नजर आती है। CRO की जो स्क्रीन है वो आपको सर्कुलर शेप में या रेक्टेंगुलर शेप में जो है वो नजर आती है। यानी सर्कुलर शेप भी हो सकती है और उसकी रेक्टेंगुलर शेप भी हो सकती है, यानी दोनों शेप के अंदर आपको इसकी स्क्रीन की जो अपीयरेंस है वो आपको नजर आ सकती है। यहां पे ऑफ आएगा अपीयरेंस ऑफ स्क्रीन। यानी स्क्रीन जो आपको यहां पे दिख भी रही है, हम मजीद आगे चल के इसको बताते हैं सारा इसका प्रोसेस क्या है इसमें। तो ये स्क्रीन सर्कुलर या रेक्टेंगुलर शेप में हो सकती है और इसके यहां पे क्या होगा, ग्राफ होगा। यानी आप ये समझिएगा कि इस तरह से, यानी ये सर्कुलर अगर है तो इसके ऊपर इस तरह से लाइनिंग होती है ऐसे, और इसी तरह से इस पे इस तरह से भी लाइनिंग होती है। जस्ट लाइक जैसे एक ग्राफ पेपर के ऊपर लाइनिंग होती है, इसी तरह से ये ग्राफ पेपर की तरह लाइनिंग शो होती है, और फिर हम वैल्यूज लगा लगा के फिर हम क्या देखते हैं, फिर वेव फॉर्म को देखते हैं। उसके बाद एग्जांपल इसकी हम देते हैं आपको। पिक्चर ट्यूब इन आवर टीवी सेट एंड डिस्प्ले टर्मिनल ऑफ मोस्ट कंप्यूटर्स आर कैथोड रे ट्यूब। हमारे घरों में जो टीवी होते हैं तो टीवी सेट की एक
एक पिक्चर ट्यूब होती है। जो पहले पुराने टीवी होते थे उनमें एक पिक्चर ट्यूब होती थी, और बहुत से कंप्यूटर के डिस्प्ले टर्मिनल कैथोड रे ट्यूब ही हैं। तो अब जो एलईडी होती है इसके अंदर ऐसा नहीं है, लेकिन जो पुराने टीवी होते थे उसमें एक पिक्चर ट्यूब होती थी। अगर आपने टीवी को कभी खोल के देखा हो तो उसके अंदर आपको इसी तरह की एक ट्यूब नजर आती थी, जस्ट लाइक जैसे पहले एक टॉर्च लाइट की शेप इस तरह से होती थी, तो वैसे ही आपको वो अंदर एक पिक्चर ट्यूब जो है वो टीवी के अंदर नजर आती है। तो अब एग्जाम्पल के बाद इसके प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ सीआरओ देखते हैं कि सीआरओ के पार्ट्स कितने हैं। तो इसमें एक पार्ट इसका इलेक्ट्रॉन गन है, सेकंड पार्ट इसका डिफ्लेक्टिंग सिस्टम होगा, यानी डिफ्लेक्टिंग सिस्टम में हमारी डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स आएंगी। थर्ड नंबर पे फ्लोरेसेंट स्क्रीन होगी। ये हमारा पहला हिस्सा है, जो ये इलेक्ट्रॉन गन है, और दूसरा हिस्सा डिफ्लेक्टिंग सिस्टम है, यानी इसमें डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती हैं, कैसे वर्क करती हैं इसको हम आगे चल के वीडियो में आपको एक्सप्लेन करते हैं। और देन हमारे पास है जी फ्लोरेसेंट स्क्रीन। तो बेसिकली सीआरओ के मेन पार्ट जो हमारे पास है वो तीन हैं, एक इलेक्ट्रॉन गन है, दूसरा डिफ्लेक्टिंग सिस्टम है, और तीसरा फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन गन जो है वो क्या काम करती है। हम स्टेप बाय स्टेप इलेक्ट्रॉन गन, डिफ्लेक्टिंग सिस्टम और फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो है इनको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन गन क्या होती है। इलेक्ट्रॉन गन बेसिकली जो है ये हमें फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की एक बीम देती है। ये हमें एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की बीम देगी, और वो कैसे बीम होगी या कैसे प्रोसेस होता है इसको भी हम आपको बताते हैं। और साथ में इलेक्ट्रॉन गन के अंदर होता क्या है। इलेक्ट्रॉन गन के अंदर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन गन होगा, और ग्रिड होगा, और एनोड होगा। यानी बेसिकली इलेक्ट्रॉन गन भी तीन पार्ट्स में हमने यहां पे आपको बताना है इसका। एक तो इसमें सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसका सोर्स क्या है बेसिकली। बी पार्ट में ग्रिड का बताएंगे, ग्रिड बेसिकली क्या है, और सी पार्ट इसका एनोड बताएंगे। अब यहां पे आइएगा, इस फिगर के अंदर ये हमारे पास है जी इलेक्ट्रॉन गन, ये इलेक्ट्रॉन गन है। यहां पे हमारे पास हमने बताया सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद हमारे पास जो कैथोड है, और ग्रिड ये है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, एनोड है। अब सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे है, यानी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का जरिया वो कौन सा है। देखिए यहां पे हमने 6 वोल्ट और 0.3 एम्पियर की टंगस्टन फिलामेंट होता जो है एक मेटल है, इसको हमने हीट अप किया। जब 6 वोल्ट 0.3 एम्पियर का करंट इसको दिया, और टंगस्टन फिलामेंट जो एक मेटल थी इसको हीट अप किया। तो हीट अप करने से हम जानते हैं, थर्मोनिक एमिशन के टॉपिक में हमने आपको बताया था कि जब मेटल को हीट अप करते हैं तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, जिस वजह से वो क्या होते हैं, वो उस एटम को छोड़ के बाहर आने शुरू हो जाते हैं, उस एटम को लीव करने लग जाते हैं। इसी तरह से इस मेटल को जब हम हीट अप करते हैं तो हीट अप करने से इमिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं फिर हमने हाई वोल्टेज सप्लाई जो है सेवरल थाउजेंड की हम देते हैं, यानी 1000 प्लस का पोटेंशियल हम देते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन को फिर क्या करवाते हैं, एक्सेलरेट करवाते हैं। उसके आगे हमारे पास एनोड लगे होते हैं, ये सिलेंड्रिकल शेप इनकी होती है, और एनोड को हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया होता है, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, जिस वजह से इन इलेक्ट्रॉन की एनोड की तरफ क्या हो जाती है, डिफ्लेक्शन हो जाती है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एनोड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज हम जानते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं और इनकी डिफ्लेक्शन हो जाती है। अब ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की आई थिंक आपको समझ आई होगी कि हमारे पास यहां पे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, वो है टंगस्टन फिलामेंट, जिसको हमने 6 वोल्ट और 0.3 एम्पियर का करंट दिया हुआ है। तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन का सोर्स का हमें पता चल गया, तो अब हम बात करते हैं कि ग्रिड क्या होता है। बेसिकली
यहां पे देखिएगा इस फिगर के अंदर कि हमने 6 वोल्ट 0.3 एम्पेयर का करंट दिया है और ये टंगस्टन फिलामेंट है जो एक मेटल है जिसको हम हीट अप करते हैं। तो हीट अप करने से हमारे पास क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाते हैं और यहां पे हमारे पास क्या है, ये एक कैथोड है जिसको हमने कह लो आपके ये हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो यहां से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ने आगे आना है। यहां पे लिखा हुआ हमने जी, तो जी फॉर कंट्रोल ग्रिड, इसको कंट्रोल ग्रिड भी कहते हैं या सिंपली ग्रिड हमने यहां पे लिखा हुआ है। अब कंट्रोल ग्रिड का काम क्या है, इसको हमने नेगेटिव पोटेंशियल दिया होता है। अब कंट्रोल ग्रिड ने क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करना है। अब ग्रिड का जैसे जैसे हम नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिपेल करने लग जाता है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन को जब ये रिपेल करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने का मतलब ही होगा कि हमारे पास एनोड जो है वहां तक भी कम इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे और स्क्रीन पे भी बहुत कम इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं। तो अक्सर टीवी जो होते थे, हम टीवी के अंदर ब्राइटनेस उसकी कंट्रोल करते थे। जो ब्राइटनेस बेसिकली कंट्रोल होती थी वो ये कंट्रोल ग्रिड ही काम करता है, यानी उसका हम पोटेंशियल जो थे वो बढ़ाते थे या कम करते थे जिससे ब्राइटनेस कंट्रोल होती थी। अब देखिएगा यहां पे हमारे पास एक कंट्रोल ग्रिड है और उसके बाद हमने रखा हुआ जी एनोड। अब बात करते हैं सी वाले पार्ट की, एनोड की। तो एनोड क्या है, एनोड को हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया होता है। आमतौर पर इसको बताया जाता है कि जो हमारे पास ये एनोड है इसको हमने 600 की डीसी सप्लाई दी होती है, 600 वोल्ट की डीसी सप्लाई जो है वो इसको दी होती है और इसका यानी कि पोटेंशियल जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो जब यहाँ पे कंट्रोल ग्रिड या आप कह लो कि ये कैथोड पे नेगेटिव होगा और यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। क्लियर बात। तो अब क्या होगा कि जब यहां से टंगस्टन फिलामेंट को हम हीट अप करते हैं तो हीट अप करने से यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो आगे कंट्रोल ग्रिड है, कंट्रोल ग्रिड ने क्या काम करना है, कंट्रोल ग्रिड ने उन इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करना है। अब जैसे जैसे कंट्रोल ग्रिड का हम नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं यानी हाईली नेगेटिव पोटेंशियल उसको देते जाएंगे, वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन यहां से टंगस्टन फिलामेंट से निकल के आएंगे ये क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन रिपेल होके यहां पर आ जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन जो हमारे इलेक्ट्रॉन जो है कंट्रोल ग्रिड के पोटेंशियल से भी एनर्जी उनके पास ज्यादा होगी तो वो आगे निकल जाएंगे। जब वो आगे मूव कर जाएंगे तो आगे एनोड पे पॉजिटिव पोटेंशियल है तो ये उसको क्या करेगा, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और साथ साथ इसने क्या करना है, एक्सेलरेटिंग एंड फोकसिंग एनोड है। ये हमारे एनोड जो है ये इसको पॉजिटिव पोटेंशियल हमने दिया है, जस्ट लाइक जैसे हम यहां पे बता रहे थे कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव एनोड की तरफ मूव करके जाएंगे और फिर हमने क्योंकि सेवरल थाउजेंड की हाई वोल्टेज की सप्लाई दी होती है तो ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां होल से क्या करना शुरू हो जाते हैं, बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। और यही हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसको यानी कंट्रोल करना है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करना ही इलेक्ट्रॉनिक्स है और यही काम हम यहां पे आज कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करेंगे, आगे की जानब जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन गन का प्रोसेस समझ आया हमें कि इलेक्ट्रॉन गन के अंदर क्या क्या चीजें हमारे पास हैं। एक तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरी चीज इसमें कंट्रोल ग्रिड होगा, तीसरी चीज इसमें एनोड होगा। हमने सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, टंगस्टन फिलामेंट जो है उसको हमने 6 वोल्ट 0.3 एम्पेयर का करंट दिया जिसकी वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। कैथोड जो है इस पे यानी नेगेटिव चार्ज ही है, यानी कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही है ये। और कंट्रोल ग्रिड क्या है, इसको भी हमने हाईली नेगेटिव पोटेंशियल दिया हुआ है जिस वजह से इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी इस कंट्रोल ग्रिड का जो नेगेटिव पोटेंशियल है उससे भी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर जाएंगे एनोड की तरफ। एनोड को हमने हाईली पॉजिटिव पोटेंशियल दिया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और साथ साथ उन इलेक्ट्रॉन को जो है
वो एक्सेलरेट करवाएगा जस्ट लाइक जैसे यहां पे हो रहा था, और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे की जानब जाएगी। यानी ये हमारा प्रोसेस था जो कि हो रहा था इलेक्ट्रॉन गन के केस में। यानी इलेक्ट्रॉन गन में हमने क्या चीज देखी है कि हमने इन इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकले थे इनको हमने क्या किया, इनको हमने एक्सेलरेट करवाया, और इन इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी को, इन इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल ग्रिड जो है इसको कंट्रोल करता है। यानी ये पहला पार्ट जो हमारा था इलेक्ट्रॉन गन, उसको हमने कंप्लीट किया है। तो इलेक्ट्रॉन गन को डिस्कस करने के बाद अब हम बात करते हैं डिफ्लेक्टिंग सिस्टम की। जब एनोड से एक फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगी तो ये आती है हमारे दूसरे स्टेप में, यानी कि डिफ्लेक्टिंग सिस्टम के अंदर आती है। डिफ्लेक्टिंग सिस्टम में हमारे पास दो तरह की प्लेट्स हैं, यानी जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं वो दो तरह की हैं, प्लेट्स फॉर वर्टिकल डिफ्लेक्शन एंड प्लेट्स फॉर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन। यानी वर्टिकल डिफ्लेक्शन के लिए और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन के लिए हमने यहां पे प्लेट्स रखी हुई हैं। कैसे, इसको जरा ग्राफ से समझिएगा। हमें पता है ग्राफ के ऊपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, जरा गौर करिएगा। ये हमारे पास है जी एक ग्राफ, एक वेव फॉर्म मैंने यहां पे बनाई है। अब इस वेव फॉर्म में हमें वर्टिकल भी वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास, इस तरह से ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल वैल्यूज भी आ रही हैं। यानी जो हमारा y है और ये हमारे पास क्या x है। y वाला हमें क्या दे रहा है, y पे हमें हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है, इस तरह से जो हमारा x है इस पे हमें वर्टिकल लाइंस मिल रही हैं। तो जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी ये हमारे पास आएगी यहां पे प्लेट्स फॉर वर्टिकल डिफ्लेक्शन पे आएगी, तो यहां पे हम क्या करते हैं, इस प्लेट को हम पॉजिटिव पोटेंशियल देते हैं और इस प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं। जब इस प्लेट को हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया हुआ है और इस प्लेट को हमने नेगेटिव पोटेंशियल दिया हुआ है, तो इसका मतलब यह होगा कि जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी वो नेगेटिव को रिपेल करते हैं, ये किसकी तरफ जाएगी, ये बीम जो होगी हमारे पास ये इस तरह से, ये इस तरह से होगी, ये पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पे जमा होना शुरू हो जाएंगे। अब कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो आगे भी मूव करेंगे। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कंटिन्यूसली हमारे पास बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आ रही है हमारे पास, तो अब क्या किया, यहां पे जरा समझने वाली बात है, जरा गौर करिएगा कि जब हमारे पास स्क्रीन है तो इस पे अगर हमने डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पोज करे ना रखी होती तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आते, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पे, कुछ यहां पे, कुछ यहां पे, कुछ यहां पे, ऐसे होता रहता। और हमें तो एक वेव फॉर्म इस तरह की चाहिए थी, वो वेव फॉर्म हमारे पास नहीं आनी थी। तो अब जब इस तरह से हम करवा रहे हैं तो ये जो ग्राफ मैंने पहले स्टार्ट पे बना के आपको दिखाया था, तो इसमें देखिएगा जरा कि हमारे पास इस तरह से यानी एक वेव फॉर्म ऐसे कुछ आएगी, वेव फॉर्म हमारे पास। अब क्या होगा कि ये जो हमने प्लेट्स फॉर वर्टिकली डिफ्लेक्शन रखी हुई हैं, ये क्या करती हैं, ये देखें वर्टिकल डिफ्लेक्शन वाला हमें क्या देगा, ये उनको हॉरिजॉन्टल यानी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है यहां पे लगना शुरू हो जाती हैं, यानी ये हॉरिजॉन्टल वैल्यूज हमारे पास आने लग जाती हैं। इसी तरह से जब ये हमारे पास प्लेट्स फॉर वर्टिकल डिफ्लेक्शन ने क्या किया, उनको हॉरिजॉन्टल जो है वो मूव करवा दिया, इसी तरह से हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्ट करवा दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो प्लेट्स फॉर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन वाले में देखिएगा जरा कि इसमें क्या होता है। अब इस प्लेट को मैं नेगेटिव पोटेंशियल दे देता हूं और इस प्लेट को हम क्या करते हैं जी, पॉजिटिव पोटेंशियल दे देते हैं। तो जब हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन की बीम आगे मूव करके आएगी तो अब नेगेटिव को रिपेल करेंगे, तो इस वजह से ये कहां पे आ जाएगी, जब नेगेटिव को रिपेल करते हैं तो ये किस तरफ को आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की जानब आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह से यहां से जब प्लेट्स फॉर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन जो हमारे पास हैं ये क्या करती हैं, ये देखें हमारे पास यहां पे वर्टिकल वैल्यूज आ रही है एक्सिस पे, तो ये उसको वर्टिकल डिफ्लेक्ट करवा देती हैं। जब ये वर्टिकल उसको डिफ्लेक्ट करवाएंगी तो इस वजह से यहां से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आगे हमारे पास डिफ्लेक्टिंग सिस्टम से गुजरने के बाद ये आती है स्क्रीन पे। अब स्क्रीन जो है इसके ऊपर हमने फास्फोरस का कोट किया होता है।
अब फास्फोरस के कोट करने से जब इसके ऊपर जाके, यानी समझें ये हमारे पास ये जी फास्फोरस का जो हमने कोट किया हुआ है, तो जब इलेक्ट्रॉन यहां पे जाके स्ट्राइक करते हैं तो वहां पे फास्फोरस के जो इलेक्ट्रॉन है उनको एनर्जी मिलती है। जब वो एनर्जी उनको मिलती है तो वो ऑक्साइडेड स्टेट में जाते हैं। तो जब वो डी एक्साइड होते हैं तो यहां पे स्क्रीन के ऊपर हमें क्या नजर आती है, स्क्रीन के ऊपर हमें एक चमक नजर आती है। यानी ये देखिएगा जिस तरह से यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की डिफ्लेक्शन होने के बाद ये हमें एक स्पॉट स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है, यानी ये स्क्रीन के ऊपर हमें क्या नजर आएगा, एक स्पॉट नजर आएगा। सोन इलेक्ट्रॉन बीम आते जाएंगे, इस तरह से हमारे पास ये वेव फॉर्म जो है वो इसकी ड्रॉ हो जाती है। यानी फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो हमने यहाँ पे बताया कि फ्लोरेसेंट स्क्रीन बेसिकली ये हमें यहाँ पे चमक पैदा करके दे रही है, और फास्फोरस का हम अंदर वाली साइड पे फास्फोरस का और बाहर वाली साइड पे इसके एल्यूमिनियम का कोट कर देते ताकि बाहर से कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो जब फास्फोरस का हमने अंदर वाली साइड पे कोट किया हुआ है तो मैंने आपको बोला कि जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है फास्फोरस के तो वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, और इस तरह से जब वो डी एक्साइड होंगे तो फिर यहां पे क्या हो जाती है, यहां पे ब्राइटनेस आ जाती है, यानी एक चमक पैदा हो जाती है। अब स्क्रीन पे जो ब्राइटनेस होनी है इसको मैंने स्टार्ट पे बताया था इलेक्ट्रॉन गन के केस में कि इसको कंट्रोल करना है कंट्रोल ग्रिड ने। कंट्रोल ग्रिड ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, कंट्रोल करना है। यानी वो इलेक्ट्रॉन जिनके पास एनर्जी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन यहीं पे रह जाएंगे, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन एनर्जी इस कंट्रोल ग्रिड से ज्यादा होगी तो वो क्या करेंगे, वो आगे मूव कर जाते हैं। तो इसका मतलब स्क्रीन पे जो ब्राइटनेस होती है बेसिकली वो किस वजह से होती है, वो कंट्रोल ग्रिड की वजह से होती है। कंट्रोल ग्रिड से हम स्क्रीन पे ब्राइटनेस को कम या ज्यादा क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, यानी कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से यानी कि हमारे पास ये वेव फॉर्म जो होती है हम ड्रॉ कर लेते हैं। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि अक्सर सीआरओ डॉक्टर जो है वो इस्तेमाल करते हैं और एक वेव फॉर्म वहां पे बनती हुई नजर आती है। तो बेसिकली वो क्या होती है, वो सीआरओ ही होती है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। और कैथोड रे जो आपको बताया कि पहले कैथोड रे था नाम इसका, और बहुत सी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अभी भी पुरानी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। तो ये कैथोड रे ट्यूब जो बेसिकली है ये थॉमसन की ट्यूब के साथ जो है वो काफी ज्यादा रिजेंबल करती है। और कैथोड रे ट्यूब जो है इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम साउंड जो है, एक माइक अगर हमारे पास है उसके बाद एम्पलीफायर लगाओ और कैथोड रे जो है उसके अंदर उसके सारे हम कनेक्शन कर दें, तो माइक के अंदर, माइक्रोफोन के अंदर जब हम बोलते हैं तो साउंड वेव जो उसकी बनती है वो हमें उसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर नजर आती है। तो बेसिकली ये कौन काम करता है, ये सीआरओ जो होती है यही काम करती है। यानी सीआरओ के मेन 3 पार्ट से मैंने आपको बताए, इलेक्ट्रॉन गन, डिफ्लेक्टिंग सिस्टम या डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, और तीसरा इसका था फ्लोरेसेंट स्क्रीन। और तीनों पार्ट्स को हमने अलग अलग आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन गन का काम क्या है, डिफ्लेक्टिंग सिस्टम का हमारा काम क्या है, और उसके बाद फ्लोरेसेंट स्क्रीन का काम क्या है। और यही चीज हम बता रहे हैं यहाँ पे कि डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में हमारे पास अ पेयर ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट होगा, अ पेयर ऑफ वर्टिकल प्लेट्स होगा, और फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो है आपको बताया जैसे स्क्रीन ऑफ कैथोड रे ट्यूब कंसिस्ट ऑफ थिन लेयर ऑफ फास्फोरस व्हिच गिव लाइट एज अ रिजल्ट ऑफ बम्बार्डमेंट बाय फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। जब बहुत तेज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है, बहुत तेज इलेक्ट्रॉन जो जाके उस स्क्रीन पे जाके स्ट्राइक करते हैं, बम्बार्डमेंट उनकी की जाती है, तो इस वजह से वहां पे क्या होती है, वहां पे चमक पैदा हो जाती है, वहां पे ब्राइटनेस पैदा हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि यूज ऑफ सीआरओ क्या है, यानी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का इस्तेमाल क्या है। इट इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग वेव फॉर्म। जैसे कि मैं बता रहा था कि इससे हम वेव फॉर्म जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। इट इज यूज्ड इन वोल्टेज मेजरिंग, ये वोल्टेज को मेजर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से इट इज यूज्ड इन रेंज फाइंडिंग एज इन रडार। रडार के अंदर हम रेंज फाइंड जो है वो भी इसके थ्रू कर सकते हैं। इट इज यूज्ड इन एको साउंडिंग टू फाइंड डेप्थ ऑफ सी बेड्स, यानी समंदर की जो गहराई होती है उसका भी हम पता लगा सकते हैं। यानी एको ऑफ साउंड, यानी साउंड जो है उसकी एको जो होती है, एक आवाज जो होती है वो जाके समंदर की गहराई से टकराती है, टकराने के बाद वापस आती है, फिर S इज इक्वल टू VT फार्मूला लगा के हम उसकी डेप्थ जो है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड टू डिस्प्लेइंग हार्ट बीट। ये हार्ट बीट
या कह लो कि दिल की जो धड़कन होती है उसको ज़ाहिर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप हार्ट बीट जो है अपनी चेकअप करवाने डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपकी ईसीजी जो करता है तो वहां पे एक लंबा सा चार्ट आपको आपके हाथ में थमा देता है और उसके इस तरह की वेव फॉर्म उसके ऊपर ड्रॉ की होती है और आपको समझ नहीं आ रहा होता ये क्या कर दिया डॉक्टर ने। तो बेसिकली वो आपकी हार्ट बीट जैसे जैसे उसकी स्पीड जो है वो तेज हो रही है या कम हो रही है तो बेसिकली वो वेव फॉर्म ये बता रही होती है आपकी कि आपकी हार्ट बीट नॉर्मल है या नहीं नॉर्मल है और डॉक्टर फिर उसी वेव फॉर्म के थ्रू ही आपको बताता है कि आपकी जो हार्ट बीट जो है वो सही चल रही है कि नहीं चल रही है, आपको हार्ट का कोई प्रॉब्लम तो नहीं बन रहा। तो इस तरह से डॉक्टर जो है उसका अंदाजा लगा लेते हैं। और उसके बाद जैसा कि मैंने पहले बताया कि सीआरओ को हम साउंड वेव्स को देखने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए एक माइक्रोफोन एक एम्पलीफायर लगा होता है और उसके कनेक्शन हम कर देते हैं सीआरओ के साथ। जब माइक के अंदर हम बोलते हैं और सीआरओ पे फिर वेव फॉर्म जो है वो हमें दिखाई देती है। अब एक बड़ा ही अहम क्वेश्चन वो ये है कि अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप किसी मैग्नेट को टीवी स्क्रीन के करीब लेके जाते हो तो उसकी स्क्रीन जो होती है वो क्या हो जाती है, वो खराब हो जाती है। अब उसके खराब होने की वजह क्या होती है, वो जो उसमें डिस्टॉर्टेड आता है या उसकी खराबी बनती है पिक्चर की, वो किस वजह से होती है। असल में जब आप मैग्नेट उसके करीब लेके जाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या करता है, जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है इसको डिफ्लेक्ट करवा देता है। जैसा कि हमने पहले देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के केस में इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन होती है। इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में से जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड रे, जिसको हम बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, उनको पास आउट किया जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसमें डिफ्लेक्शन होती है। इसी तरह से जब एक मैग्नेट को आप इस तरह से आप इस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन के करीब लेके आते हो तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो डिफ्लेक्ट होती है, जिस वजह से आपको पिक्चर जो होती है वो स्क्रीन पे डिस्टॉर्टेड नजर आती है। यानी जो टीवी के ऊपर तस्वीर होती है वो खराब हो जाती है और इसकी वजह मैंने आपको बताया कि मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट करता है। तो आई थिंक सीआरओ को पढ़ने के बाद आपको पता चल गया होगा कि सीआरओ बेसिकली कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो है ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, इसके यूजेस जैसे हमने आपको बताया कि डिफरेंट इसके इस्तेमालात हैं और सीआरओ से हम क्या क्या कर सकते हैं ये भी आपको पता चल गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।